आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज इंडियाज विथड्रॉल। इंडियाज विथड्रॉल फ्रॉम एनी एयरबेस। ठीक है, ये टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसमें जीएस 3 का भी कंपोनेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी का तो नहीं, बट हाँ नेशनल सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट आ जाता है, जियो स्ट्रैटेजी का भी एस्पेक्ट आ जाता है, आईआर का भी एस्पेक्ट आ जाता है। तो इट्स अ हाइब्रिड टॉपिक। इसमें आईआर के भी एस्पेक्ट्स हैं और साथ ही साथ आपका नेशनल सिक्योरिटी के भी एस्पेक्ट्स हैं। एनी एयरबेस कहाँ पर है? वेयर इज एनी एयरबेस? अभी इंडिया ने यहाँ से पुल आउट किया है, तजिकिस्तान। ठीक है, ये इंडिया का एकमात्र ओवरसीज ओवरसीज मिलिट्री बेस था। ओवरसीज मिलिट्री, और हमारे पास कोई मिलिट्री बेस नहीं था। अब ये इकलौता एयर बेस था, वहां से भी हमने पुल आउट कर दिया ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डिकेड्स। 2002 में हमने इसको अपना एयर बेस बनाया था एंड फाइनली वी है पुल्ड आउट। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन कहाँ गया यार? मतलब सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, ऐसा देखिए, दिस ऑल्सो सर्व्स द पर्पस। ये आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, तजिकिस्तान। ठीक है, तजिकिस्तान। और ये जम्मू कश्मीर आपका ये जो बॉर्डर दिख रहा है दिस इज जेएंडके। बगल में आपका पाकिस्तान है, फिर आपका अफगानिस्तान है, और ये सेंट्रल एशिया है। और ये जो रीजन दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज चाइना। तो इसका जो लोकेशन था दैट वाज वेरी जियो स्ट्रेटेजिक। और ये जो एयर बेस है हमारा, ठीक है, ये जो एयर बेस है ये अपना तजिकिस्तान में सिचुएटेड था, तजिकिस्तान में। ठीक है, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन है दैट वाज वेरी स्ट्रैटेजिक क्योंकि बगल में क्या है, बगल में जिंजियांग प्रोविंस है चाइना का, वाखन कॉरिडोर है वो भी बाजू में है, वाखन कॉरिडोर है वो भी आपका बाजू में है, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी बहुत दूर नहीं है। और ये इंडिया का एकमात्र एकमात्र ओवरसीज मिलिट्री बेस था। अब ये बेस जो है वो डेवलप किया गया है कब? ये बेस है आपका डेवलप किया गया है सोवियत एरा में। सोवियत एरा में कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, हमने ये देखा कि यूएसएसआर अपनी हेजेमोनी को स्टैब्लिश करने के लिए इस रीजन में क्या करता है, एनी एयरबेस बनाता है। और बाद में क्या है, सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है। अर्ली 90s में हमको देखने को मिल रहा है सोवियत डिसइंटीग्रेशन, और उसके बाद ये जो एयरफील्ड्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, ये डिफंक्ट थी, काम नहीं कर रही थी काफी समय तक। तो इंडिया क्या करता है, सन 2002 में एक अग्रीमेंट, बायलेटरल अग्रीमेंट करता है किसके साथ, तजिकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। और 2002 में इंडिया ये एयर बेस है ये खुद ले लेता है, खुद ऑपरेट करना शुरू कर देता है। क्या रीजन था 2002 में लेने का? 2002 में लेने का ये रीजन था इस एयरबेस को इंडिया द्वारा, कि इंडिया जो चाहता है एक तो उसकी उस रीजन में स्ट्रेटेजिक हेफ्ट है वो बढ़े, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बढ़े। ठीक है,
दूसरी चीज ये समय था जब तालिबान पावर में आ रहे थे, मतलब तालिबान एज अ ग्रुप एक पावरफुल ग्रुप की तरह इमर्ज हो रहा था। क्योंकि तालिबान को किसने बनाया था? तालिबान को बनाया था अमेरिका ने। किसको काउंटर करने के लिए? सोवियत रशिया को। अब सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया लेकिन तालिबानी रह गए। अब तालिबानियों का क्या था? तालिबानी पावर कैप्चर करना चाह रहे थे अफगानिस्तान में, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, हजारा, तजीक्स, पश्तो, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट हो गए। तो एक ग्रुप बना था जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में बना था। इसमें कौन कौन लोग थे? तजीक थे, हजारा कम्युनिटी थी, हजारा वहां की लोकल कम्युनिटी थी। ये लोग एक ग्रुप बनाए थे जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस का काम क्या था? नॉर्दर्न अलायंस का काम था तालिबानियों को काउंटर करना अफगानिस्तान में, तालिबानियों को काउंटर करना, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट कर रहा था। इंडिया इनको वॉर मटेरियल से, लॉजिस्टिक सप्लाई से हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि तालिबानी पावर में ना आए, तालिबानी जो हैं, तालिबानी सरकार ना बने अफगानिस्तान में। तो नॉर्दर्न अलायंस के हेल्प के लिए इंडिया ने 2002 में बगल में तजिकिस्तान है उनके साथ एक बायलेटरल अग्रीमेंट किया, द्विपक्षीय समझौता किया कि ये आपका जो एयर बेस है जो सोवियत रशिया ने बनाया था कोल्ड वॉर के समय में, हम इसको एक्वायर करेंगे। और इस पे इंडिया ने क्या किया? अगले कुछ समय तक, मतलब अगले 20 साल तक हमको देखने को मिलता है करीब करीब $20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और $20 मिलियन में हुआ क्या क्या? इंडिया ने जो डिफंक्ट पड़ा था, जो एयरबेस आपका डिफंक्ट पड़ा हुआ था या मिलिट्री बेस डिफंक्ट पड़ा हुआ था, इसमें कई फैसिलिटीज बनाई, जैसे फ्यूल डिपो बनाए, ठीक है। साथ ही साथ हैंगर बनाए। हैंगर समझते हैं? जैसे गाड़ियों को पार्क करने के लिए पार्किंग होती है, वैसे एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए आपके हैंगर्स होते हैं। और आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो बिल्डिंग होती है, जो फैसिलिटी होती है, ये सारी चीजें बनाई गई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक 3200 मीटर का रनवे भी बनाया गया। 3200 मीटर का एक रनवे भी बनाया गया। बनाया क्यों गया? कि हम, क्योंकि तजिकिस्तान जो रीजन है दैट इज लैंडलॉक्ड रीजन। आपको वहां पे कम समय में अगर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करनी है तो आप एयर रूट से ही डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमने एक बड़ा सा रनवे बनाया कि समय आने पे अगर हमको अपनी सुखोई उतारने पड़े या हरकुलिस उतारने पड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो टैंक्स ले जाते हैं, बहुत लार्ज नंबर में ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया? करीब करीब 3.25 किलोमीटर लंबा एक रनवे भी बनाया। और साथ ही साथ उस पूरे मिलिट्री बेस जो डिफंक्ट पड़ा था सोवियत एरा से, उसको रिवाइव किया। इसमें $20 मिलियन लगे। ये सब कब हो रहा है? 2002 में जो द्विपक्षीय समझौता हो गया, बायलेटरल अग्रीमेंट हो गया तजिक गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद हमने ये काम करना शुरू किया, ठीक है। अब क्या है? अब इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 2 डिकेड्स, हमने अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ाई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देखने को मिला? 200 मिलिट्री पर्सनल्स हैं हमने यहाँ पे डिप्लॉय किए, ठीक है, जिसमें इंडियन आर्मी से भी थे लोग और इंडियन एयरफोर्स से भी थे। इसके अलावा हमने क्या किया? अपने सुखोई जेट्स जो हैं, सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI क्या है? इंडिया का फाइटर जेट है। किसके साथ डेवलप किया हमने? रशिया के साथ को डेवलप किया है, खरीदा नहीं है, को डेवलप किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अभी क्या हुआ, नॉट ओपन, ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिला है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज 2022 में ये जो बायलेटरल एग्रीमेंट 2002 में साइन किया गया था वो आपका लैप्स कर गया। 2022 में ये एग्रीमेंट जो हमने 20 साल पहले साइन किया था वो आपका लैप्स कर गया। और इंडिया की मंशा ये थी, इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि तजिक गवर्नमेंट के साथ हम इसको दोबारा से रिन्यू कर लें इस एग्रीमेंट को, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्राइज्ड पोजीशन। मतलब ये जो मिलिट्री बेस था दैट्स अ वेरी प्राइज्ड पोजीशन ऑफ इंडिया। तो हम इसको दोबारा से री एंगेज करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे जो बायलेटरल एग्रीमेंट है इसको हम रीन्यू कर लें अगले और सालों के लिए, अगले और डिकेड, 2 डिकेड के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको प्रेशर देखने को मिला, तजिक गवर्नमेंट पे प्रेशर देखने को मिला। किससे? एक तो चाइना से। चाइना कभी नहीं चाहेगा क्या कि उसके विसिनिटी में, जिनजियांग प्रोविंस के विसिनिटी में इंडिया का कोई एयर बेस आए। और दूसरा, रशिया से भी प्रेशर पड़ रहा था, रशिया से भी प्रेशर पड़ रहा था। किसके ऊपर? तजिक गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप इंडिया को ये एयर बेस ना दीजिए। इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ, लेकिन अभी क्या है, रशिया चाइना का जो नेक्सस है वो बढ़ गया है। रशिया जो सीनियर पार्टनर हुआ करता था आईआर में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना के साथ, अब क्या है, अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि चाइना के फिनोमिनल राइज के बाद वही रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर, तो जो चाइना चाहेगा अब वो रशिया करेगा मोस्टली, ठीक है। तो चाइना और रशिया दोनों ने कहा कि भाई अब आप ये जो अग्रीमेंट है इसको दोबारा से आप रिन्यू ना करें, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिला, हमको फाइनली ये देखने को मिला कि 2002 वाला अग्रीमेंट है उसको रिन्यू नहीं किया गया। जो ये एयरबेस डिफंक्ट पड़ा था, इंडिया ने 20 साल तक इसमें पैसे लगाए, $20 मिलियन लगाए। डेवलप किसने किया? डेवलप किया बीआरओ ने डेवलप किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इकाई है, उसने इसको डेवलप किया था। तो 2022 में हमको देखने को मिला अग्रीमेंट लैप्स कर गया। 2022 से अभी तक 25 तक हमको क्या देखने को मिला, इंडिया ग्रेजुअली पुल आउट कर रहा था, क्योंकि कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे हमारे, ठीक है, कई इक्विपमेंट्स थे, मिलिट्री पर्सनल हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल एक वार्म अप पीरियड दिया गया कि आप इस समय में खाली कर दीजिए। तो अब हमको फाइनली ये देखने को मिला 2025 में इंडिया ने एक फॉर्मल पुल आउट है वो घोषित कर दिया, फॉर्मल पुल आउट, ठीक है। फॉर्मल पुल आउट मतलब कि इंडिया ने 2022 में आपका जो निगोशिएशन है वो लैप्स कर रहा है, लेकिन हमने ऑफिशियली अभी ये डिक्लेयर नहीं किया था। हमने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया अभी 2025 में कि दैट वी आर आउट ऑफ इट, दैट वी आर आउट ऑफ इट। अब इसके साथ क्या है, अब इसके साथ इंडिया का ओवरसीज कोई भी मिलिट्री बेस नहीं रह गया है, ठीक है। अब इसके क्या स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट, बताइए। ठीक है, ठीक है, और बताइए। हम्म, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला है कि ये एयरबेस था दैट वाज गिविंग एक्सेस टू, दैट वाज गिविंग इंडिया एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल रिच है, ठीक है। और सेंट्रल एशिया में अगर आप मिलिट्री बेस रखे हैं तो आपकी प्रॉक्सिमिटी में कौन है, आपके ईस्ट में चाइना है, और सदर्न पार्ट में कौन है, या साउथ वेस्ट पार्ट में कौन है, साउथ ईस्ट पार्ट में पाकिस्तान है, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का एक्सेस है वो हमारे हाथ से चला गया। साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर देखें तो दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल, ठीक है, मतलब अच्छा खनिज क्षेत्र है, यहाँ पे मिनरल्स हैं वो भारी मात्रा में होते हैं।
तो हमारा वहां से एक्सेस चला गया। तो एक तो एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, दूसरा क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है, कि हमारे कुछ बिजनेस इंटरेस्ट थे। ईरान में हम चाबहार पोर्ट बना रहे थे, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को हम किससे लिंक कर रहे थे, दिलाराम हाईवे से होते हुए ईरान को पाकिस्तान से कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी प्रेजेंस है, वहां पर हमारी प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी। ईरान में भी क्या है, अभी हॉस्टिलिटी चल रही है। तो दूसरा हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक की मतलब जो मिनरल्स वगैरह का एक्सेस था हमारा, अभी भी है, लेकिन वो वीकेंड हो जाएगा। अगर हमारे वहाँ एक चाबहार पे बेस रहता और ऊपर ऊपर आईनी भी हमारे पास रहता, तो हम एक एक्सेस बना सकते थे, लेकिन अभी क्या है, आईनी हमारे हाथ से निकल गया। तो दो चीजें हो गई स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट में, एक तो हमारा जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का, वो चला गया। दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो मिनरल्स हैं आपका, कई गैसेस हैं वहां पे मिलती हैं, ठीक है। हम तापी पाइपलाइन खींचने की एक समय पे सोच रहे थे तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। तो ये सारे एक्सेसेस हैं हमारे पास से चले गए। फिर तीसरा क्या है, अब वी आर डिवॉइड ऑफ एनी मिलिट्री बेस ओवरसीज, डिवॉइड ऑफ एनी मिलिट्री एयर बेस ओवरसीज। अब दिस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया, क्योंकि अब क्या है, इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोल की तरह उभरना चाह रहा है, ठीक है। तो हमको अपने एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस जो ओवरसीज हैं वो बढ़ाने चाहिए। अमेरिका के पास 100 के ऊपर मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया भर में, इसीलिए क्या है, वो सुपर पावर है। उसके पास साउथ कोरिया में है, उसके पास जापान में मिलिट्री बेस है, उसके पास जर्मनी में एयर बेस है, कतर में एयर बेस है, ठीक है। चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना का भी एक मिलिट्री बेस है जिबूती में, जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जिबूती में एयर बेस है, दैट इज ऑफ वेरी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस टू चाइना, ठीक है। उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा है। और मतलब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये है कि तजिकिस्तान में भी एक मिलिट्री बेस है वो तैयार कर रहा है। हालांकि चाइना इसको ऑफिशियली डिनाई करता है, लेकिन इट इज प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री बेस इन तजिकिस्तान। इसीलिए उसने तजिकिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाया कि 2022 में ये जो लैप्स कर रहा है इंडिया के साथ आपका एग्रीमेंट, इसको रिन्यू मत करिएगा, ठीक है। एंड रशिया ऑल्सो फॉलोड द सूट, ठीक है। तो दीज आर सर्टन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पुलिंग आउट ऑफ एनी एयर बेस। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अब भाई हमारे पास कोई ओवरसीज मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो सिग्निफिकेंट ओवरसीज मिलिट्री प्रेजेंस है हमारी, वो एक तो मॉरिशस में है। 2024 में हमने क्या किया, एगेलेगा आइलैंड्स हैं मॉरिशस में, ठीक है। वहां पे एयर स्ट्रिप्स डेवलप की है, लेकिन ये हमारा मिलिट्री बेस नहीं है। लेकिन हाँ, समय आने पे हम क्या कर सकते हैं, जो अपने एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, जैसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, उसको हम वहां पे उतार सकते हैं। लेकिन वी डोंट हैव एनी मिलिट्री प्रेजेंस एज ऑफ नाउ, वहां पे अभी हमारी कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। साथ ही साथ ओवरसीज के नाम पे दूसरी चीज है हमारे पास, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, एक मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है भूटान में, ठीक है। अब ये फुल फ्लेजेड मिलिट्री बेस नहीं है, ये ट्रेनिंग टीम हमने भूटान में रखी हुई है, जो रॉयल भूटान आर्मी है या रॉयल भूटान गार्ड्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। तो वे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना है, वे फॉरवर्ड में आपको यही लिखना है कि व्हाट शुड बी द वे आउट। व्हाट शुड बी द वे आउट में आपको पता होना चाहिए कि जो मिलिट्री ओवरसीज मिलिट्री बेसिस हैं, दैट आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू इंडिया। इसका मिलिट्री एस्पेक्ट तो होता ही होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। अगर आप उस रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस रखेंगे, तो वहाँ जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है या जो ट्रेड ट्रांजिट रूट्स हैं, आप इनको भी सिक्योर रख पाएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय हमको क्या करना है, आने वाले समय में हमको ये करना है कि प्रोएक्टिवली और भी कंट्री, अगर तजिकिस्तान हमको बेस नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो और भी सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज हैं, नेशंस हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उनके साथ हमको नए मिलिट्री बेसिस हैं, न्यू मिलिट्री बेसिस हैं, वो कार्व आउट करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमको नए अलायंसेस बनाने हैं, न्यू अलायंसेस, ठीक है। अलायंसेस किस टाइप के, मिलिट्री अलायंसेस, सिक्योरिटी अलायंसेस, जैसे क्वाड हो गया, ठीक है। कि मिलिट्री की इंटरऑपरेबिलिटी, इंडियन मिलिट्री की इंटरऑपरेबिलिटी है वो बढ़ती जाए। साथ ही साथ हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें मिलिट्री बेस को सप्लीमेंट कर रही हैं। जब तक हम मिलिट्री बेस नहीं बना रहे हैं, वी हैव टू वर्क ऑन दीज टू फैक्टर्स। वी हैव टू बिल्ड न्यू मिलिट्री अलायंसेस
एंड ऑल्सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करिए, नए मिलिट्री बेसिस भी खोजते रहिए, सेंट्रल एशिया में भी एंड एल्सवेयर, इंडियन ओशन रीजन में भी। जैसे हम शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं, हम मॉरिशस के साथ एगलेगा आइलैंड से मतलब बातचीत करके एगलेगा आइलैंड्स में अभी एयर स्ट्रिप्स हमने डेवलप की है, इसको फुल फ्लेजेड मिलिट्री बेस बना सकते हैं, इसको हम फुल फ्लेजेड मिलिट्री बेस बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाइब्रिड टॉपिक था ये और इंडियन एक्सप्रेस से हमने इसको पिक किया है। दूसरा जो टॉपिक है आज हमारा, दैट इज रिसिन टॉक्सिन। रिसिन टॉक्सिन एक्सप्लेन पेज पे था इंडियन एक्सप्रेस में। ये है आपका GS3। GS3 में दो चीजें हैं, एक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी प्लस साइंस एंड टेक, दोनों से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अभी न्यूज क्या आई है, अभी न्यूज ये आई है कि गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब वहां की पुलिस की एक इकाई है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसने 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक डॉक्टर भी है, जो चाइना से अपनी पढ़ाई किया, मेडिकल पढ़ाई। और ये टीम क्या कर रही थी, ये 3 लोग, मुख्यतः जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा था, वो रिसिन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था। रिसिन टॉक्सिन, रिसिन टॉक्सिन है क्या, व्हाट इज रिसिन टॉक्सिन? इट्स अ लीथल केमिकल कंपाउंड, लीथल केमिकल कंपाउंड, साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, निकलता कहां से है ये निकलता है आपका कैस्टर बीन से। बीन्स होती हैं कैस्टर बीन्स, ठीक है, जो अलग अलग इंडिया में पाई जाती हैं, आपका चाइना में, ब्राजील में बहुत भारी मात्रा में पाई जाती हैं, ब्राजील चाइना में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाई जाती हैं। तो कैस्टर बीन्स है, वो पर से टॉक्सिन नहीं होती हैं, लेकिन उसकी सीड में बहुत हार्ड सी नटी सीड होती है उसकी, उसके अंदर क्या होता है, रिसिन पाया जाता है, उसके अंदर रिसिन पाया जाता है एंड इट्स वेरी लीथल। लीथल एज इन कि 1 mg, खाली 1 mg से आप एक एडल्ट को मार सकते हैं, इसके 1 mg से एक एडल्ट को मार सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात ATS ने जो ये प्लॉट है वो अनफोल्ड किया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जो टीम थी डॉक्टर की और 2 लोग और थे, इनके 3 टारगेट से, एक RSS का ऑफिस लखनऊ का, दूसरा आजादपुर मंडी है दिल्ली वाली APMC, और तीसरा नरोडा गुजरात में एक फल मंडी है। ठीक है, फ्रूट मार्केट। ठीक है, वहां पे यूज करना था और मतलब इट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट वाज ऑट टू बी एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, बट इस प्लॉट को फॉइल कर दिया किसने, गुजरात ATS ने, और उसमें यह पाया गया कि रिसिन टॉक्सिन का भारी मात्रा में यूसेज है। रिसिन टॉक्सिन क्या है, मैंने आपको बता दिया, इट्स अ लीथल केमिकल कंपाउंड, और इसको कैस्टर बीन से निकाला जाता है। कैस्टर बीन में सीड होती है, सीड, कैस्टर बीन पर से पॉइजनस नहीं है, लीथल नहीं है, लेकिन उसके सीड में रिसिन होता है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इट्स लीथल कैसे, खतरनाक क्यों है ये? खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक बार ये बॉडी में जाता है तो ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। राइबोसोम क्या है? हाँ, मतलब सेल का एक कंपोनेंट है, और इसका काम होता है, 2 काम होते हैं बेसिकली। एक तो है कि ये जेनेटिक कोड है, उसको रीड करने में मदद करता है, जेनेटिक कोड, और दूसरा जो मेन काम है इसका, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक बार ये राइबोसोम के साथ क्लब हो जाता है, मिल जाता है रिसिन बॉडी में जाके। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है, इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब बॉडी में आपका प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। अब इमीडिएट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं, एक तो वॉमिटिंग हो गया, एक चीज, दूसरा हो गया डायरिया हो गया। ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, सीजर्स, चक्कर आने लगते हैं। ये आपके इमीडिएट सिम्टम्स हैं, ब्रीदिंग में इश्यूज, वॉमिटिंग, डायरिया, सीजर्स, चक्कर आना। ठीक है, और एक बार ये पूरी तरह घुल गया बॉडी में, पूरी तरीके से घुल गया बॉडी में, तो इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है, और इसके बाद क्या, आदमी कोलैप्स कर जाता है, ही इज नो मोर।
ठीक है। 1 mg इज इनफ टू किल अ पर्सन, अडल्ट पर्सन, ठीक है, इसीलिए लीथल है। जो आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन है CWC, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, उसके तहत इसको शेड्यूल वन टॉक्सिन में डाला गया है। अब एक टर्म आपको और पता चला, CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसके बारे में पढ़िएगा। CWC क्या है? एक कन्वेंशन है जो आपका प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल वेपन्स को हॉल्ट करता है, को रोकता है इंटरनेशनली, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल कन्वेंशन है जिसका काम क्या है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स को बैन करना, ठीक है। ये 1997 में फोर्स में आया था और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी, ठीक है। तो जैसे UNFCCC है ना, वो किस लिए है? क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। CWC किस लिए है? केमिकल वेपन्स, ग्लोबली मतलब केमिकल वेपन्स की रोकथाम के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था। CWC के तहत एक बॉडी है OPCW, ठीक है। OPCW क्या करती है? ये इंस्पेक्ट करती है। ये CWC के जो प्रोविजंस हैं उनको एनफोर्स करती है ग्राउंड लेवल पे। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट बैन्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एमिंग टू एलिमिनेट एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। दूसरी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमारे पास क्या है? CTBT है जैसे, ठीक है, NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। वैसे ही केमिकल वेपन्स के लिए जो ट्रीटी है हमारे पास, दैट इज CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। 1992 में अडॉप्ट की गई थी और 1997 में ये फोर्स में आई है। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू CWC। इंप्लीमेंट कौन करता है? CWC के जो प्रावधान है वो करता है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो CWC क्या कर रखा है? CWC जो है वो मतलब वो शेड्यूल्स मेंटेन करता है, अलग अलग शेड्यूल्स हैं। तो जो सबसे खतरनाक टॉक्सिन्स हैं उनको शेड्यूल 1 टॉक्सिन्स कहा जाता है। रिसिन जो है CWC के एनेक्जर में शेड्यूल 1 के टॉक्सिन लिस्ट में आता है, ठीक है। मतलब दिस इज हाउ लीथल इट इज, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इट कैरीज अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ बीइंग यूज्ड इन केमिकल वेपन्स, ठीक है। क्योंकि इसका यूज क्यों इतना ज्यादा होता है केमिकल वेपन्स प्रोडक्शन में? इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, इट्स इजीली अवेलेबल। कैस्टर बीन्स हैं वो मतलब कई देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिए और आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कैस्टर बीन्स, ठीक है, इसका यूसेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए CWC ने इसको शेड्यूल 1 टॉक्सिन लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही है? हिस्ट्री ये रही है कि इसको सबसे पहले, ठीक है, टाइमलाइन में आप देखेंगे तो इसको सबसे पहले इफेक्टिवली जो हार्नेस करने की कोशिश की गई है, ठीक है। हार्नेस इसलिए करने की कोशिश की गई है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में US क्या चाह रहा था? ऑल्टरनेट वेपन सिस्टम डेवलप करना चाह रहा था। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान US ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड सक्सेस मिली, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, और मतलब वॉर फ्रंट में इसको यूज नहीं किया गया। कट टू वर्ल्ड वॉर 2 फिर से इसको डेवलप करने की कोशिश की गई, और कौन डेवलप कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स फिर से डेवलप कर रहा है। डेवलप हो भी गया है, ये पहले पार्शियली डेवलप था, अब नियर कंप्लीशन है, लेकिन फुल तरीके से अभी भी डेवलप नहीं कर पाया। ये डेवलप इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि US को दो दिक्कतें आ रही थी। एक तो वहाँ के साइंटिस्टों ने देखा कि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल नहीं है, मतलब टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये कंपाउंड जो है वो आपका अनस्टेबल हो जा रहा था, एक चीज। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कि इसको एरोसोलाइज करने में दिक्कत हो रही थी, मतलब एरोसोल बनाने में इसमें दिक्कत हो रही थी कि केमिकल वेपन्स कैसे छिड़का जाएगा।
मतलब उसका स्प्रे कुछ बनाया जाएगा, तो आपको एरोसोल फॉर्म में इसको लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो एरोसोलाइजिंग का जो प्रोसेस है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, ये आपका बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि लिक्विड कंटेनर फॉर्म में इसको डेवलप कर लिया गया कि नदी में डाल दिया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन प्लेन से छिड़कना है या हेलीकॉप्टर से छिड़कना है किसी एक्ट ऑफ वॉर में, तो इसके लिए मिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मतलब आप मिस्ट बनाइए इसका। जैसे परफ्यूम्स होते हैं तो वो होते हैं ना मिस्ट फॉर्म में, कि आप स्प्रे कर सकते हैं एक लार्जर एरिया में, खेतों में, ठीक है, ऊपर से एरियली आप कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर। लेकिन ये क्या है, एरोसोलाइज करने में दिक्कत आ रही थी, तो इसका जो मिस्ट फॉर्म है वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, उस फॉर्म में इसको प्रोसेस नहीं किया जा पा रहा था। इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमको इसका उतना यूसेज देखने को नहीं मिला। तो दिस वाज 1940s वर्ल्ड वॉर 2। कट टू 1980s। 1980s में इराक ने इसको डेवलप कर लिया। 1980s में इराक ने इसको डेवलप कर लिया। कौन था इराक में? सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन ने इसको एज अ केमिकल वेपन फुल्ली डेवलप कर दिया। अभी क्या है, अब तमाम एजेंसियां हैं इसको यूज करती हैं, जैसे जर्नलिस्ट की किलिंग्स में इसको यूज किया जा चुका है। ठीक है, सो इट्स वेरी लीथल। ठीक है, इट्स वेरी लीथल। इसका यूज है वो बहुत रैम्पेंट है। ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि एक तो इसको बनाना बहुत आसान है, ईज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेसिबिलिटी टू कैस्टर ऑयल। ठीक है, एक ये हो गई, कैस्टर ऑयल या कैस्टर बीन्स हैं, दे आर वेरी इजिली अवेलेबल, एक चीज। दूसरा चीज क्या है कि मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत महंगी नहीं है इसकी लगाना। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है, तीसरा ईज ये है कि मतलब बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एडवर्सरीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अपने एडवर्सरी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज रिसेंट टॉक्सिन। ये आपका किया नहीं गया, मतलब जो प्लॉट फॉइल किया गया है उसमें ये निकला है। ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आपको न्यूज एक्सट्रैक्ट करके बताई है। 3 टारगेट से, एक तो आजादपुर मंडी है जो एपीएमसी है दिल्ली में, फिर आरएसएस ऑफिस है लखनऊ में 2, और तीसरा नरोडा में जो फ्रूट मार्केट है। मतलब ये 3 लोग पकड़े गए हैं, उनसे जो जानकारी मिली है किसको, गुजरात एटीएस को, उसके बेसिस पे अटैक कर नहीं पाए थे, लेकिन उनको अटैक करना था बेसिकली। हाँ, एरोसोलाइज ही करते हैं, मतलब अब तो पॉसिबल है, क्यों 1980 में टेक्निक डेवलप हो गई। टेक्निक डेवलप हो गई तो लोगों को पता चल गया। ठीक। Lapsing of agreement to use any military base by India is severe blow to its capability in the region. Analyze how India can compensate for the loss. ठीक है, तो इसमें चीजें क्या दिखनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट में हमने चीजें पढ़ी थी। सेंट्रल एशिया से एक बेस हमारा चला गया, ठीक है, उसका स्ट्रैटेजिक जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, वखान कॉरिडोर है, ये मैप में देख लीजिएगा, वखान कॉरिडोर बाजू में है, जिनजियांग प्रोविंस है चाइना की, वो बाजू में है। ठीक है, जो 2 इंडिया के सबसे बड़े एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो भी बहुत दूर नहीं है इस रीजन से। जिनजियांग प्रोविंस है जहाँ से आपका क्या निकल रहा है, सीपैक निकल रहा है। ठीक है, वो भी बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि सेंट्रल एशिया में हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं।
और अभी क्या है, ऑफ लेट हम सेंट्रल एशिया को और हार्नेस करने का सोच रहे थे इंटरनेशनली हम सेंट्रल एशिया को और हार्नेस करने का सोच रहे थे। अच्छे रिलेशंस थे ही और अच्छे रिलेशंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्रिटिकल मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल वगैरह है, ये भी वहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में, गैसेस हैं। ठीक है। चौथी चीज़ क्या हो गई? चौथी चीज़ ये हो गई कि आप लिख सकते हैं कि इंडिया अब इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट पोल बन के उभरना चाह रहा है। ठीक है। तो उसको क्या करना है? अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ानी है। ठीक है। अपने ओवरसीज मिलिट्री बेसेस हैं वो बढ़ाने हैं। बट व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज कि एकमात्र हमारा मिलिट्री बेस है, वहाँ से भी हमको रिट्रीट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर विच हैज़ बीन माउंटेड बाय तजिकिस्तान गवर्नमेंट, बाय चाइनीज एंड रशियन गवर्नमेंट ऑन तजिकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे लैप्सिंग ऑफ अग्रीमेंट इसमें। और दूसरे में एनालाइज हाउ इंडिया कैन कंपनसेट फॉर द लॉस। तो लॉस हुआ है तो इसको हमको कंपनसेट करना है, तो इसमें वही पॉइंट फॉर्म में लिखना है सब। ठीक है। कि हमको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है और नए बेसिस खोजने हैं सेंट्रल एशिया में। एक तो तजिकिस्तान गवर्नमेंट से हम निगोशिएट कर सकते हैं, अगर तजिकिस्तान नहीं मान रहा है तो अगल बगल कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है। हम इनसे बात कर सकते हैं कि हमको एक मिलिट्री बेस दे दो जिसका हम डुअल यूज करेंगे, सिविलियन यूज भी करेंगे, मिलिट्री यूज भी करेंगे। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एससीओ को हम हार्नेस कर सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कई कंट्रीज हैं रीजन की, एससीओ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम रीजनल ग्रुपिंग्स बढ़ा सकते हैं अपनी। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनको भी अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट नीचे हमने देखा था, एगलेगा आइलैंड्स हैं मॉरिशस में, वहाँ हमने एयर स्ट्रिप्स वगैरह डेवलप की हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर एक्सेंचुएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं बायलेटरल अग्रीमेंट के तहत वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मॉरिशस में भी अगर हमको बेस मिल जा रहा है, तो इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, हमारा जो हेफ्ट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, यूएस के पास तो मिलिट्री बेसिस हैं ही, चाइना इज लुकिंग आउट फॉर न्यू बेसिस। जिबूती मतलब एक ही बेस है लेकिन उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि देखिए ठीक ठाक इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है, कार्गोज हैं, मरीन कार्गोज हैं, वो इधर ही से निकलती हैं। रेड सी से होते हुए सूज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन। ठीक है। और वहाँ एकदम एकदम हेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? चाइना बैठा हुआ है जिबूती पे। ठीक है। साथ ही साथ अभी हमको ये पता चला है ताजिकिस्तान में हमारी दुकान बंद हो रही है, लेकिन कौन खोल रहा है? चाइना। मतलब अभी चाइना ने ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन इट्स ओपनिंग मिलिट्री बेस इन ताजिकिस्तान। ठीक है। ऐसे ही चाइना इज लुकिंग आउट फॉर न्यू मिलिट्री बेसेस ओवरसीज। ठीक है। तो हमको भी क्या करना है, हमको भी जो अपने एफर्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हम बनाएं। लेकिन इंटरिम बीच में हम क्या कर सकते हैं, वही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री अलायंसेस। ठीक है। जैसे क्वाड जैसी ग्रुपिंग है। ठीक है। क्वाड जैसी ग्रुपिंग है, हम और ऐसी ग्रुपिंग बना सकते हैं या बन रही हैं तो हम उसके मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सेकेंड एस्पेक्ट में डाल